वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी आरओ के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। वहाँ से आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जितने भी टेस्ट होंगे पहुँच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अकबर के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? 2 कथन है यहाँ पर। देखिए, अकबर ने रामायण और महाभारत तथा गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। अकबर ने कई हिंदू, जैन और फारसी संस्थानों को भूमि अनुदान दिया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। अकबर ने रामायण और महाभारत तथा गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। स्टेटमेंट में अरबी भी हो सकता है जो कि गलत हो जाएगा। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की जहां वे धार्मिक चर्चाएं किया करता था। हिंदू समाज में सुधार। अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। मंदिर निर्माण की स्वतंत्रता। हिंदुओं को नए मंदिर बनवाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी अकबर ने। भूमि अनुदान की बात करें तो अकबर ने कई हिंदू, जैन और फारसी संस्थानों को भूमि अनुदान दिया था। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी और यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका मकसद प्रशासन और सैन्य रैंकों को व्यवस्थित करना था। मनसबदारी प्रणाली के बारे में और ख़ास बातें जानें तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने 1571 में शुरू किया था। मनसबदारी प्रणाली में अधिकारियों को पद यानी मनसब दिए जाते थे। ये बुलेट पॉइंट है, सारे याद रखिएगा। मनसबदारी प्रणाली को मंगोलिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली से लिया गया था। मनसबदारों को नागरिक और सैन्य दोनों तरह के पदों पर नियुक्त किया जाता था। मनसबदारों को प्रशासन की एक दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता था। मनसबदारों को जागीरें दी जाती थी और जो जागीरदार था, जागीरदार जागीर की वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार होते थे। मुगल काल में पोलज, परती, चाचर तथा बंजर थे। क्या थे ये? बाजारों के नाम, भूमि का विभाजन, बंदरगाहों के नाम या कर के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है। मुगल प्रशासन में पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि, भूमि का विभाजन है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें भी कौन कौन सी हैं वो कोई पूछ लेता है कि कौन सी 2-3 वर्षों के लिए परती छोड़ दी जाती थी, किस में हर साल खेती की जाती थी, कौन सी थी जिसमें 5 वर्षों तक भी खेती नहीं की जाती थी। मुगल काल के दौरान भूमि को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कितनी? 4 श्रेणियों में। पोलज भूमि, प्रति भूमि, चाचर भूमि, चौथी रेगिस्तानी या मरुस्थलीय भूमि, ठीक है, या बंजर भूमि। देखिए, पोलज भूमि ऐसी भूमि जिस पर लगातार कृषि की जाती थी, यह कभी परती नहीं छोड़ी जाती थी। परती मतलब बिना कृषि के, और हर वर्ष राजस्व प्राप्त होता था इससे। परती भूमि वह भूमि जिसे 1 या 2 वर्षों के लिए कृषि के बगैर छोड़ दिया जाता था ताकि वह अपनी क्षमता पुनः प्राप्त कर सके। चाचर भूमि 3 से 4 वर्षों तक बिना कृषि के पड़ी रहने वाली भूमि थी, यानी 3 से 4 वर्षों तक इस पर खेती नहीं की जाती थी। और चौथी है बंजर भूमि या रेगिस्तानी भूमि या मरुस्थलीय भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि न की गई हो, बंजर भूमि। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंशों को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले संगम ही है, संगम के बाद है सुलभ। संगम, सुलभ, तुलुभ, अरविडु। संगम, सुलभ, तुलुभ, अरविडु। संगम, सुलभ, तुलुभ, अरविडु, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इब्ने बतूता हो गया, निकोलो कॉन्टी हो गया, फर्नाओ नूनेज, डोमिंगो पेयस और डुआर्टो बारबोसा और अब्दुल रज्जाक जैसे विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की भव्यता के बारे में लिखा है। विजयनगर पर 4 अलग अलग राजवंशों का शासन था। सबसे पहले संगम राजवंश 1336 से 1486, उसके बाद सुलभ राजवंश 1486 से 1506,
तुलुब उसके बाद 1506 से 1565, उसके बाद अराबिडो राजवंश 1570 से 1647, और इसी क्रम में, और ये डेट भी याद रखिएगा, मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं। अवध की स्वतंत्र रियासत के संस्थापक थे बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी। अवध की स्वतंत्र रियासत का संस्थापक सादत खान था। सादत खान था, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम से प्रश्न बन सकता है। ऑप्शंस में दूसरे भी नाम है। हैदराबाद के आसफ जाही घराने का संस्थापक चिनकिलिच खान था, जो निजाम उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध था। मुर्शीद कुली खान जो था, वो बंगाल का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 6 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है, यानी सही सम्मिलित नहीं है। अहमदनगर सल्तनत के सामने लिखा है मलिक अहमद शाह बाहरी। बीजापुर सल्तनत के सामने लिखा है यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा सल्तनत के सामने लिखा है कुली कुतुब मुल्क। और बरार सल्तनत के सामने लिखा है काशिम बरीद। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। अहमदनगर सल्तनत मलिक अहमद शाह बाहरी। बीजापुर सल्तनत यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा सल्तनत कुली कुतुब मुल्क। और बरार सल्तनत का सही होगा फतुल्लाह इमाद उल मुल्क, ना कि काशिम बरीद। ठीक है, फतुल्लाह इमाद उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान या किन स्थानों पर सवाई जयसिंह ने वैधशाला या वैधशालाएं बनवाई थीं। सवाई जयसिंह ने वैधशाला बनवाई थी बनारस में, मथुरा में, उज्जैन में। प्रयागराज नहीं है, तो जहां जहां 3 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 4। सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली में, मथुरा में, बनारस, उज्जैन और उनकी राजधानी जयपुर में कुल 5 वैधशाला बनवाई गई थी। तो प्रयागराज नहीं है इसमें। ठीक है, मथुरा यानी उनके आगरा प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल के एक कुलीन सैनिक और खोजकर्ता थे। वह पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के सलाहकार के रूप में और बाद में मूरिस युद्धों तथा वर्ष 1492 में ग्रेनाडा की विजय में प्रमुखता से उभरे। वर्ष 1505 में भारत के पुर्तगाली राज्य के पहले शासक और वायसराय बने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। अंग्रेजों और डचों के, अंग्रेजों और पुर्तगाल के, पुर्तगालियों के, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी और डचों के, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों और फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों के। बेदरा के युद्ध में एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे डच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। बेदरा का युद्ध या चिंसुरा का युद्ध या हुगली का युद्ध एक ही बात है। 25 नवंबर 1759 को पश्चिम बंगाल के हुगली चिंसुरा नगर पालिका के वर्तमान क्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों की मदद से बंगाल के नवाब मीर जाफर के बीच लड़ा गया था। भारत के बंगाल में बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों के हाथों डचों की यह निर्णायक हार हुई और इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने डच सेना को हरा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सहायता की इस युद्ध ने। सबको ही हरा देते थे अंग्रेज लगभग। ठीक है, भारत पर ही 200 वर्षों तक शासन करे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार करेंगे, युग्मों पर विचार करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। पहले के सामने लिखा है पौंडीचेरी की संधि से समाप्त, दूसरे के सामने लिखा एक्स ला चैपल की संधि से, और तीसरा पेरिस की संधि से। कौन सा मिसमैच है बताना है इसमें।
देखिए कोई युद्ध चल रहा है तो संधि हो जाए तो वो समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था, पहला गलत है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, तो पहला और दूसरे गलत हो गए। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है ना, तो केवल 1 और 2 भी है इसका आंसर। देखिए भारत में एंग्लो फ्रांसीसी यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता उनके पूरे इतिहास में इंग्लैंड और फ्रांस की पारंपरिक प्रतिद्वंदिता को दर्शाती है। विशेष रूप से भारत में 3 कर्नाटक युद्धों के रूप में प्रतिद्वंदिता ने सभी के लिए यह विचारधारा तय कर दी कि पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिश यानी अंग्रेज अधिक उपयुक्त थे। ये कर्नाटक युद्ध और उनसे संबंधित संधियां थीं। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। और ये इस पर भी मैच वैच करवा लेते हैं एग्जाम में, ये तिथि भी याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किस संधि के तहत रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपने प्रभुत्व की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया? अमृतसर की संधि, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अमृतसर की संधि अपने तत्कालिक और संभावित प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण थी। इसने सतलज नदी को अपने प्रभुत्व और कंपनी की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार करके पूरे सिख राष्ट्र पर अपना शासन बढ़ाने की रणजीत सिंह की सबसे पोषित महत्वाकांक्षाओं में से एक को रोक दिया। तो संधि युद्ध विराम करवा देती है। 12वां प्रश्न, इजारेदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और कौन सा इसमें सही होगा। इसे वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया गया था। शुरुआत में यह प्रणाली 5 वर्ष के लिए थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 3 वर्ष के लिए कर दिया गया। इजारेदारी प्रणाली वॉरेन हेस्टिंग द्वारा प्रस्तुत की गई, ठीक है। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया गया था, ये भी ठीक है। शुरुआत में प्रणाली 5 साल के लिए थी, ठीक है इतना, लेकिन बाद में इसको सालाना कर दिया गया, वार्षिक तौर पर कर दिया गया। तीसरा वाला गलत है, तो जहां जहां 3 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 यानी सी। इजारेदारी प्रणाली जो है वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी, करेक्ट है। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रहण का अधिकार दिया गया था, दूसरा भी करेक्ट है। शुरुआत में यह प्रणाली 5 साल के लिए थी, लेकिन 1977 में इसे सालाना कर दिया गया, ठीक है, वार्षिक तौर पर। जमींदारों को राजस्व संग्रह करता माना जाता था, जिसके लिए उन्हें भी कमीशन मिलता था, तो तीसरा गलत है। संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन, सर सैयद अहमद खां, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय पत्रकारिता में अग्रणी के रूप में राजा राम मोहन राय ने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी भाषाओं में पत्रिकाएं निकाली। उनमें वर्ष 1822 में संपादित मिरात उल अखबार भी शामिल है, जो वर्ष 1821 में संवाद कौमुदी से पूर्व आया था, ठीक है। तो संवाद कौमुदी होगी राजा राम मोहन राय की। मिरातुल अखबार 1822 का, ठीक है, जो वर्ष 1821 में संवाद कौमुदी से पूर्व आया था। अठारह सौ इक्कीस में संवाद कौमुदी से पहले आया था, बाद में आया ना।
ठीक है। 1822 में संपादित मिरातुल अखबार और 1821 में संवाद कौमुदी के बाद आया था। संवाद कौमुदी हो गई राजा राम मोहन राय की। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1800 में, वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? क्यों की थी उसने? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, या वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, या वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। वह ब्रिटिश नागरिकों को यानी अंग्रेजों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। देखिए, वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर? कलकत्ता में। कब हुई स्थापना? 1800 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में मद्रास के बाहरी इलाके में की गई थी। इसकी स्थापना HP ब्लावत्स्की और MS ओलकॉट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, न कि मद्रास में। मद्रास के बाहरी इलाके में तो इसका मुख्यालय था, तो ये गलत है। बाकी दूसरा वाला सही है। इसकी स्थापना ब्लावत्स्की और ओलकॉट ने की थी। ये दोनों नाम याद रखिएगा, केवल दो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा की गई थी, जो भारतीय विचार एवं संस्कृति से प्रेरित थे दोनों। बाद में 1882 में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास के बाहरी इलाके अड्यार में स्थानांतरित कर दिया। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। भारत में आंदोलन को तब लोकप्रियता मिली जब वर्ष 1907 में एनी बेसेंट ने इसका नेतृत्व संभाला। ठीक है, और एनी बेसेंट का समय 1847 से 1933। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। 2 टेस्ट हो गए हैं कंप्लीट, यानी हमने की है 20 प्रश्न थे लास्ट वाले टेस्ट में। 35 प्रश्नों की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ये। एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है इनकी।